अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है और मेरे साथ मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं मीर अब्ज़ीशान और हाफिज़ साहब और मेरे दरमियान जो है वो गुफ्तगू तो जारी नहीं मैं दरमियान में एक छोटा सा टेबल भी पड़ा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा हल्का सा गैप भी है। हाँ। लेकिन अफसोस की बात है कि आज चाय का कप नहीं है यहाँ पे हाफिज़ साहब। वो असल में ना आज सर्दी ज़्यादा, लाहौर का मौसम आज बदला काफ़ी दिनों के बाद, तो लोग मसरूफ़ हैं, ख़ासी सरगर्मियाँ हैं। लेकिन बहरहाल सरगर्मियों का जब हम जिक्र करते हैं तो अभी से कुछ देर पहले शान मसूद ने भी बातचीत की। हाँ। उससे पहले भी उन्होंने कहा कि वो 2-0 से सीरीज़ जीतना चाहते हैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। ट्रॉफ़ी अनवीलिंग भी हुई है आज मुल्तान में, जो कि कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन। मीरब उस हवाले से भी फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर भी बातचीत चल रही है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर ज़्यादा बात चल रही है कि लाहौर का कदाफी स्टेडियम मुकम्मल होता है या नहीं होता है। उस हवाले से चूँकि सरहद पार कुछ जगह से ये बात ज़रूर होती है कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बिलखुसूस लाहौर का स्टेडियम बर वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकता, या फिर कुछ उसमें शामिल कर लेते हैं कि शायद कराची का भी नहीं हो पाता है। तो ये भी चीज़ें साथ ही साथ चल रही हैं। PSL पर जब भी अभी थोड़ी देर पहले हम एहसानुल्लाह से बात कर रहे थे तो प्लेस के मसाइल हैं। जैसे कादिर ने बताया कि वो 8 माह से प्लेस को तनख्वाह नहीं मिली, तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। और जब ये रिपोर्ट होगा, लोग इसके ऊपर बयानात देंगे, फिर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन के ऊपर जाएंगे, तो क्या ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है या उसकी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कि आप किसी को उसका मुआवजा ही नहीं अदा कर रहे हैं? तो 8 महीने बहुत लंबा वक्त होता है। तो देखना ये कि पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ता है टेस्ट मैचेस में, क्योंकि सुना है शायद 3 स्पिनर्स भी खेल सकते हैं, एक फास्ट बॉलर भी खेल सकता है, तो और क्या हो सकता है? और मेरे ख्याल से हाफिज़ साहब फास्ट बॉल के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसा आपने कहा कि 3 स्पिनर्स भी शामिल हो सकते हैं, तो फिर प्लेइंग 11 जो है वो बेहतर क्या हो सकती है? वैसे अभी तक हमने देखा है कि मैचेस में कुछ चीज़ें तब्दील भी हुई। हमारा मानना ये था कि मीर हमजा किसकी रिप्लेसमेंट पर शामिल होंगे अगर हम साउथ अफ्रीका टेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी हुई वहाँ पर। तो इस बार जो है वो राय जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाइन के ऊपर आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरब, आपको भी और हाफिज़ साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान साहब, जैसा हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं प्लेइंग 11 के एतबार से, अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए जिस तरह से पर्दे के अंदर पंखे लगाकर पिच को तैयार किया जा रहा है, उससे क्या महसूस हो रहा है कि हम कितने स्पिनर्स के साथ जो है वो जाने वाले हैं? देखिए, पर्दे लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जिसने अगर इंग्लैंड सीरीज देख ली है, ऑब्वियसली सबके सामने थी, और जो पिच की कंडीशन थी वो भी सबके सामने थी। जो दूसरा टेस्ट मैच था और तीसरा टेस्ट मैच था, तो मेरा नहीं ख्याल कि पर्दे लगाने की जरूरत है। पर्दे लगाने से शायद कुछ और जो मौसमी फैक्ट्स हैं उसको शायद देखा जा रहा हो। मेरा ख्याल है कि आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो बेहतरीन आपके पास एक लाइनअप तैयार हो सकती है, और आप 3 से 4 दिनों में, जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि 3 से 4 दिन में टेस्ट मैच जो है वो मुकम्मल होता दिखाई देता है। अगर कोई बैट्समैन दोनों जानिब से जो है वो लंबा खेलने के प्लान में ना हो, डॉट बॉल से ज्यादा हो, अगर स्ट्राइक रेट अगर 60 का हुआ तो फिर तो ये मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर ये 50 से नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो फिर शायद ये मैच 5वें दिन तक चला जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ये पाकिस्तानी जो लाइनअप होगी, जो भी आकिब जावेद सेलेक्ट करेंगे मैच से पहले, वो कोई ऐसा मौका छोड़ें कि वेस्ट इंडीज जो है वो इनके ऊपर झपट सके। मुझे नहीं लगता। शायद कोई मौजा हो सकता है अगर कैरिबियन टीम के साथ कोई तगड़ा बैट्समैन खड़ा हो जाए, या उनके स्पिनर अगर वो जो ऑब्वियसली वो भी स्पिनर के साथ आए होंगे, तो अगर वो स्पिनर उनके स्पिनर हमें फंसा लेते हैं, ये ना हो कि उनके स्पिनर काम कर जाए, हमारे बैट्समैन पैनिक कर जाएं और हम अपने ही जाल में फंस जाएं। अपने ही जाल में फंस जाए। 3 स्पिनर्स की जब आप बात करते हैं इमरान साहब, तो आपके ख्याल में नुमान हैं, साजिद हैं और सलमान अली आगा पार्ट टाइम के तौर पर आएंगे, तो तीसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके ख्याल में फिर इब्रार, ये स्पिन जाली होगा ना, फिर 2 फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे, 1 फास्ट बॉलर होगा, तो किस फास्ट बॉलर के साथ आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम मैदान में उतर सकती है? देखें, अभी जो रिसेंटली अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो मुझे लगता है, देखिए अब्बास को उन्होंने रेस्ट करवा दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब्बास को रेस्ट करवाना चाहिए था, अब्बास को भी कंटिन्यू करना चाहिए था। मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि आपने जहां आपको लगा कि वो उनकी पेस कम है और वो ग्रीन पिचेस पर जो है वो आउट कर रहे हैं, तो जैसे आपने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की, तो आप उस तरह की बॉलिंग नहीं देख सके। तो फिर यहाँ पर आपको फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ आप जा सकते हैं, मीर हमजा के साथ जा सकते हैं। अगर मुझे को पूछे कि यार हाँ आप किसको खिलाएंगे, तो फिर मैं ये कहूँगा
कि जो बंदा आज की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है और नॉक कर रहा है, फिर मोहम्मद अली को खिलाए ना। अगर आपने मौका ही देना है तो फिर सबको तो आपने देख लिया है, आपने पिछली 2-3 सीरीज में सबको खिला के देखा है, तो फिर मोहम्मद अली को भी मौका दे के देख लें। वो बार बार अगर ज्यादा से ज्यादा आउट करता है अपनी किसी भी इवेंट के अंदर और 10 बॉलर बन जाता है, तो फिर वो हकदार है, उसको चांस देना बनता है। अगर आपने दूसरा फास्ट बॉलर खिलाना है तो उसको खिलाएं। अगर आपके कहने के ऊपर एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर उसको खिलाएं। अगर आप बैटिंग लंबी करना चाहते हो फिर आमिर जमाल है आपके पास, तो आमिर जमाल क्या इतनी लंबी बॉलिंग कर लेगा? तो ये सारी चीजें जो हैं ये जरूर हमें इंटरेस्टिंग लाइनअप होगी 11 सेट जब भी अनाउंस होगी, तो वो वेरी इंटरेस्टिंग हमारे लिए सबके लिए होगी क्या अनाउंस होती है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज साहब, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आपने देखा कि अगर हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ की बात करते हैं जहाँ पर स्पिनर्स को इतनी हेल्प हासिल नहीं थी, तो साजिद को रेस्ट करवाया गया। अभी जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ का मैच मुल्तान में है, स्पिनर्स को सपोर्ट हासिल है, तो हमने अब्बास को रेस्ट करवा दिया। इससे एक चीज़ तो यकीनी है कि किसी को ना तो किसी की जगह पक्की हो रही है यहाँ पर कि वो फाइनल है, और ना ही कोई बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया गया है। देखिए कंडीशन स्पेस ना, बाद औक़ात जब आप मतलब इंडिया में न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज़ खेल रही थी, एजाज पटेल ने 10 आउट किए इनिंग्स में, पूरी की पूरी टीम इंडिया के एजाज पटेल ने आउट की। जब वो न्यूजीलैंड गई टीम वहाँ से वापस, तो जो पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड अपने मुल्क में खेला उसमें एजाज पटेल टीम का हिस्सा नहीं थे। एक दूसरा ये है कि कंडीशंस के एतबार से आप टेस्ट मैच में अपनी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब जैसे हैं मोहम्मद अब्बास के बारे में चूँकि एक राय आती है कि चूँकि वो आपने साउथ अफ्रीका में शामिल किया, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में और मुल्तान की कंडीशंस में फ़र्क है। वहाँ पर आपको 125 का बॉल भी जो कीपर कहाँ से कैरी कर रहा है, लोगों ने उसको देखा है सब। तो जो कंडीशंस हैं वो ऐसी नहीं है कि 125, 123, 125, 30, 20 से 30 के दरमियान की जो पेस है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकें। तो ये एक सोच ज़रूर सामने आती है कि अगर आपने स्पेशलिस्ट 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, चूँकि टीम जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब, जब कोई भी सिलेक्शन कमेटी, आपके फैसले गलत हो जाते हैं जिसके ऊपर बात होती रहती है हमेशा, कि पिच बनाने का फ़ैसला टीम सिलेक्शन से पहले अब होम सीरीज़ में करते हैं। हाँ, पहले पिच के बारे में तय करते हैं कि हमने कौन सी पिचेस तैयार करनी हैं आने वाले मैचेस के लिए, और उसके बाद फिर जाते हैं आप अपनी स्क्वाड के ऊपर। तो जब आपने 3-4 स्पिनर्स रख लिए टीम में, तो इसका वाज़े तौर पर ये सामने आ गया कि आप अपने स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे और आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। तो जब आपने 3 स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर आप वो सारे के सारे फास्ट बॉलर जो साउथ अफ्रीका में आप लेकर गए थे, यहाँ पर आपको उनको स्क्वाड में शामिल करना मुश्किल हो सकता है। अब्बास को 3 साल नहीं खिलाया गया, ठीक है, उनको खिलाया जाना चाहिए था जहाँ पर उनकी कंडीशंस उनको फेवर करती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन जब आप मुल्तान की बात करेंगे और 3 स्पिनर्स की बात करेंगे तो फिर 2 फास्ट बॉलर्स खिलाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स का मतलब ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक और चीज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा इमरान चाहूँगा, वो ये है कि हम क्यों, वो तो वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, तो क्या हम एक मैच में क्या ग्रीन पिच पे ट्राई नहीं कर सकते? अगर आप, जरूरी तो नहीं है कि हम अगर पहला मैच जीत देते हैं तो दूसरे मैच में हम कहते हैं यार थोड़ा सा घास छोड़ दो, तो अपने फास्ट बॉलर्स को भी ट्राई करो, क्योंकि ये नहीं है कि 3 टेस्ट मैचेस के बाद हमने 2 टेस्ट मैच रेस्ट करवाए, रेस्ट करवाने के बाद फिर उसको 3-4 टेस्ट मैचों के बाद उसको मौका दिया, तो वो एक रिदम और मोमेंटम जो है फिर हम कहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाके क्यों नहीं जीतते, क्यों ग्रीन पिचेस पे हम हमारे बॉलर्स आउट नहीं करते, बाकी सारे आउट कर जाते हैं। अगर करते भी हैं तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए जो कि आपके रेगुलर टीम का पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आपका विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो, उसमें वो लोग जो अहम किरदार अदा करते आए हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ सपोर्टिव विकेटें बनानी चाहिए। एक मैच आप चले जीत लेते हैं, आपके पास एक चांस आ जाता है, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर देखें आप थोड़ा सा घास छोड़ दें, लेकिन आप उसको 15 की साइड में मेरा एक ही हमेशा एतराज होता है कि आप प्लेयर को रेस्ट क्यों करवाने चले जाते हैं, आप उसको 15 में कैरी करें। आप अगर साजिद खान को साउथ अफ्रीका में कैरी कर रहे होते तो साउथ अफ्रीका ने तो दूसरे मैच में से घास उड़ा दी थी, उन्होंने दूसरे मैच में तो आपके लिए बहुत कम घास रखी थी, स्पिनर्स को भी मदद मिल रही थी, तो वहां पर फिर हम ट्रैप हो गए ना कि नहीं यार इन्होंने कहाँ घास छोड़नी है। लेकिन वहां पे हमारे पास नुमान तो था ना दूसरी ऑप्शन, तो हमने उसको भी नहीं खिलाया ना। तो अगर देखें, मैं वही कह रहा था कि अगर सलमान अली आगा की जगह पे एक रेगुलर स्पिनर खिलाया जाता, और अब देखिए सलमान अली आगा ऑफ स्पिनर थे, तो साजिद खान भी ऑफ स्पिनर है, वहाँ वो उनके खब्बे हैं, वो खब्बों की वजह से शायद उनको, जैसे आपने लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनका स्कोर कर गया,
तो मैं वही एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो आपके खब्बे के नहीं अच्छा बॉल करता है या वो उसको पकड़ लेता है, तो फिर ऑफ स्पिनर जैसे सलमान अली आगा ने 38 ओवर कर दिए, तो साजिद खान वहां 38 ओवर करता तो बिग डिफरेंस होता वहां पर, और शायद वो ज्यादा ओवर कर जाता वहां पर। सो ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन, जो आपका विनर बॉलर है जो तगड़ा है और एक्सपीरियंस है, उसको 15 में कैरी करें। 11 जब बनानी है वो आप अपनी मर्जी से बनाएं, लेकिन उसका मोराल डाउन मत करें, उसको ये मत शो करें कि हाँ यार तुम हमारे लिए एक यहाँ मैच जितवा सकते हो और वहां नहीं जितवा सकते। अगर फर्स्ट करे अगेंस्ट कंडीशन आती है साउथ अफ्रीका के, जिस तरह लास्ट विकेट में उन्होंने घास उड़ा दिया, तो फिर आप क्या किसका मुंह तकेंगे बैठकर? मतलब आप अपनी ऑप्शंस, अपने जितने भी आपके जायके हैं टीम के अंदर, उसको पूरा रखें। आप क्यों फीके फीके चले जाते हैं? फिर बाद में कहते हैं यार हम अवे सीरीज हार जाते हैं, होम सीरीज हम जीत जाते हैं। सो ये डिफरेंस है, मुझे हमेशा एतराज रहा है कि परफॉर्म करने वालों को 15 में जरूर होना चाहिए। देखिए इमरान साहब, गुफ्तगू आपकी जो आपने की वो तो ठीक है किसी हद तक, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक मंजिल है उसके दो रास्ते हैं, एक सीधा सीधा रास्ता है तो वहाँ से ही जाने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है मुश्किल रास्ता इख्तियार करने की, फिर उसके बाद आप पहुँच पाए ना पहुँच पाए। मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, कभी भी कोई भी किसको अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं ड्रॉप करता है, नहीं तोड़ता है। लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। मतलब अगर साजिद पाकिस्तान में मुल्तान की कंडीशंस में हारामिद साबित हो रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अब हर कंडीशन के ऊपर जो है वो अच्छा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम रिस्क क्यों लेंगे इस चीज के ऊपर? देखें, यहाँ पर मेरा एतराज है आपसे, अगर साजिद खान पाकिस्तान की कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं तो वो बॉलर ही है ना। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस बॉलर है। तो आपको क्या लगता है कि आप डोमेस्टिक के अंदर सारी पिचेस आप ड्राई पिचेस बनाते हैं? आपके पास आती हैं घास वाली पिचेस भी। मिसाल के तौर पर कराची में भी देखें फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, पिंडी में भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, पेशावर वाली साइड पे चले जाए, अहमदाबाद वाली साइड पे, वहां पर भी फास्ट बॉलर को मदद। लेकिन फिर साजिद खान सारे के सारे मैचेस क्यों खेलते हैं पूरे का पूरा सीजन? फिर उनको भी वहां ड्रॉप करना चाहिए। नहीं यार, तुम मुल्तान में खेलो, तुम फैसलाबाद में खेलो, तुम लाहौर में खेलो, तुम पिंडी में नहीं खेलोगे, तुम अहमदाबाद में नहीं खेलोगे, वहां पर ग्रीन पिचेस है। तो ये वो जो साइकी है ना, वो हमें तो नहीं समझ में आती, शायद बड़े लोगों को समझ में आती हो। कैरी तो करें 15 में, खिलाएं ना खिलाएं वो 11 में आपकी मर्जी है, आप पिच देख के खिलाएं, लेकिन 15 में तो कैरी करें। देखिए बात किसी हद तक मोराल के हवाले से तो बेहतर है। हाफिज साहब देखें, अगर कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है या उसको हम अगर आजमा रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन एक इंटरनेशनल सतह पर होने वाली चीज़ के साथ मेरे ख्याल से नहीं है। वो मुश्किल प्रेशर होता है उसका। देखिए मुख्तलिफ ख्यालात है ना, मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि अरे 15 में क्यों रख लिया जाए। सवाल तो ये पैदा होता है ना, आपने 15 इसलिए तो नहीं, इस तरह तो और भी बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप सबको तो नहीं। जब आप 15 बनाते हैं वो एक सोच के तहत बनाते हैं, स्ट्रैटेजी के तहत। एक स्पिनर पाकिस्तान ने रेगुलर स्क्वाड में शामिल किया साउथ अफ्रीका वाले, उसको भी पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में दोनों टेस्ट मैचेस में शामिल नहीं किया। तो अगर दोनों स्पिनर्स को साथ रख लें 15 रुकनी स्क्वाड में या 16 रुकनी स्क्वाड में, अगर आप साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो दोनों स्पिनर्स को साथ रख लें, और आपकी हिकमत अमली में ये शामिल ही नहीं है कि आपने वहाँ पर स्पिनर खिलाना है, तो अगर आप एक उस स्पिनर को भी साथ रख लें तो इसका मतलब है आप उन 15 में से कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, या फास्ट बॉलर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल साजिद खान थी नुमान अली की जगह पे। भाईजान आपका ख्याल है ना, आपका ख्याल है ना, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जितनी शक्लें उतनी अकलें वाली बात है ना कि आपका ख्याल है ना इंडिविजुअली। जब आप 15 रुकनी स्क्वाड बनाते हैं, मैंने शुरू में इसलिए जिक्र किया कि इजाज पटेल ने 10 आउट किए एक इनिंग्स में, क्या ये कमज़ोर कारकर्दगी है? बिल्कुल कि पूरी की पूरी टीम आप आउट कर देते हैं किसी एक इनिंग्स में टेस्ट मैच की। ये तारीख में ऐसा कम होता है। 2 मरतबा हुआ है, एक मरतबा कुंबले ने आउट किया पाकिस्तान के 10 आउट, और इन्होंने किए हैं इजाज़ पटेल ने इंडिया के 10 आउट, दोनों मरतबा इंडिया में हुआ। तो इजाज़ पटेल न्यूजीलैंड में क्यों नहीं खेले? सो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस क्या हैं, आप किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या उस हिकमत अमली में चीज़ें गलत होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं है कि साजिद खान ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया, वो टेम्परामेंट उनका बड़ा अच्छा है। वो स्पिन बॉलर्स में ऐसे खिलाड़ी, ऐसे बॉलर हैं जो कि फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन उनमें नज़र आती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक एक खिलाड़ी को लेकर जिक्र करते हैं और उनका आप हालातों व वाक़यात का जायज़ा लेते हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी सोच और होती है, जो फैसला कर रहे होते हैं उनकी सोच और होती है। ठीक है, अगर आप एक स्पिनर लेकर गए,
आपने उसको भी नहीं खिलाया, तो 2 स्पिनर अगर आप ले जाते तो फिर आप कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते ना, या फास्ट बॉलर कॉम्प्रोमाइज़ करते या बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नुमान को ना खिलाकर या साजिद को ना टीम में शामिल, स्क्वाड में शामिल करके उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आते हैं आपको उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए कि 2 स्पिनर्स अगर आपने टीम में शामिल, स्क्वाड में शामिल कर ली और आपने खिलाना एक भी नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको, अब यहाँ पर क्या किसी ने कहा है कि साजिद खान को दोबारा शामिल करें? कंडीशंस हैं, उनको पता है करना है उन्होंने, तो कंडीशंस आपके पास आ गई फेवरेबल। आपको पता है कि हमने इस हिकमत अमली के साथ ये टेस्ट मैच खेलने हैं और इस हिकमत अमली के साथ हमने आगे अगली टीम को फंसाना है। होम कंडीशंस का होम एडवांटेज क्या होता है? यही होता है कि आप फेवरेबल कंडीशंस जो हैं पिचेस के एतबार से उनको लाते हैं, अपने खिलाड़ियों को मौके देते हैं और आप उनसे फ़ायदा लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने क्या कामरान गुलाम को डेब्यू नहीं किया? क्या कामरान गुलाम ने रन्स नहीं किए? क्या सऊद शकील ने डेब्यू हुआ पाकिस्तान में, श्रीलंका में जो उनकी फेवरेबल कंडीशन थी उन्होंने रन्स नहीं किए हैं? क्या साइम अयूब ने यहाँ पर आकर टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं किए हैं? तो ये एक प्रोसेस होता है। अगर आप उस प्रोसेस को समझते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे, तो आपके लिए आसानियाँ और सहूलत पैदा होगी। ठीक है, लोगों तक एक क्लियर सा पैगाम जाएगा। ये नहीं है कि आप कहें जी उसको हर हाल में होना चाहिए, उसको हर हाल में होना चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन कोई कॉम्बिनेशन वही होता है जो आपका जीत रहा है। अब विनिंग कॉम्बिनेशन की बात है तो पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका से हार के आया, तो विनिंग कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? तो हार के आए हैं ना, तो विनिंग कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे बनाना है। किसी के विकेट्स या किसी के रन्स किस काम के हैं? साजिद खान की याद आ गई ना। ओ भाईजान, उन्होंने पिच कंडीशन सी, आप पता नहीं कहाँ पे फंस गए हैं इमरान साहब। हारने के बाद याद नहीं आई है, आप मुल्तान में वापस आए हैं, फेवरेबल कंडीशंस आई हैं। जो सेकंड टेस्ट मैच था साहब, वो क्या पिच थी बता दें जरा। अच्छा, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इमरान साहब हमें ज्वाइन किया है सेट पर ज़ीशान राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुनाएं, खैरियत से हाफिज़ साहब? बिल्कुल, हम सब खैरियत से हैं और डिस्कशन जारी है, तो आप भी उसका प्लीज़ हिस्सा बनिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इमरान साहब गुफ्तगू करें। इमरान साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, मैं अफसर से पूछ रहा था, जो साउथ अफ्रीका में सेकंड टेस्ट मैच हुआ तो वो किस तरह की पिच थी, जरा बताइएगा। आप बता देना, आपने भी तो देखा ही, आपने नहीं देखा? मैं तो, अब आप कह रहे हैं कि हम हारे हैं वहाँ पर, तो हम क्यों हारे हैं वहाँ पर? क्यों हारे हैं बताएं, क्यों हारे हैं? मैंने तो ना, आपका क्या ख्याल है क्यों हारे हैं? देखिए, आपने कहा विनिंग कॉम्बिनेशन, मैंने कहा विनिंग कॉम्बिनेशन को ट्राई करना चाहिए। आपने कहा साउथ अफ्रीका में तो हारे, तो मैं यही बात कर रहा था कि साउथ अफ्रीका में हम जीत के नहीं आए। भाईजान, अब आप कह रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है। विनिंग कॉम्बिनेशन होता क्या है? जिसमें आप जीते होते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीते, हाँ जी, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीते, आपने उसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट को मिस किया जिसकी वजह से आप साउथ अफ्रीका की सीरीज हारे? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कहाँ जीते? हम इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर सीरीज जीते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज कहाँ खेला? एक पिच उन्होंने ग्रीन बनाई, दूसरी पिच उन्होंने घास उड़ा दी। अब साथ बातों को क्लियर करते हैं ना, लोग सुन रहे हैं। क्लियर करता हूँ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान कहाँ खेला? साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेला ना। हाँ जी, राइट। एक पिच देखिए, साउथ अफ्रीका क्या उन्होंने कसम तो नहीं खाई थी कि उन्होंने ग्रीन पिचेस ही बनानी है। उन्होंने वो भी तो घास उड़ा सकते हैं ना, वो भी तो पिच ड्राई कर सकते हैं ना। अगर आपने अच्छा स्पिनर नहीं डाला तो फर्स्ट करें, वो भी आपको, जैसे आप नुमान अली अच्छे स्पिनर नहीं है इमरान साहब, नुमान अली अच्छे स्पिनर नहीं है। स्पिनर सर देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर में बहुत फर्क है। फिर आप वहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर को डैनियल विटोरी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं थे सर? वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे ना, वो आप उसका मुकाबला नुमान अली से नहीं कर सकते। नुमान अली और डैनियल विटोरी मैं उसकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ कि वो राइट आर्म है या लेफ्ट आर्म है। और बिशन सिंह बैदी में अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों में, भाईजान मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करें, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। कहने आपका ये मानना है कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो खब्बे को आउट नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये होता है। देखिए, गेंद अंदर आता है, आपको भी पता नहीं, ये मैंने इसीलिए आपको डैनियल विटोरी का नाम लिया, क्योंकि आपने ये कहना था चूंकि वो खब्बे को आउट नहीं कर सकता। तो क्या डैनियल विटोरी ने किसी खब्बे को आउट नहीं किया? सर, डैनियल विटोरी एक क्लास थी नुमान अली के साथ, आप उसका कंपैरिजन कर भाईजान मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दोनों बाएं हाथ से गेंद करते हैं या नहीं करते? तजुर्बे का फर्क है। नुमान अली ने किसी खब्बे को आउट नहीं किया अपने पूरे करियर में। सर, तजुर्बे का फर्क है। आउट बाहर की कंडीशन में आप मुझे बताएं। चले डैनियल विटोरी पे आ जाते हैं। डैनियल विटोरी क्या अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट मैच में बॉलिंग नहीं करता था? करता था। बॉलिंग फास्ट बॉलिंग कंडीशन होती थी ना साउथ अफ्रीका में बॉलिंग, लेकिन डैनियल विटोरी कभी ड्रॉप हुआ? भाईजान मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको, यही अर्ज कर रहा हूँ मैं आपको, यही अर्ज कर रहा हूँ कि क्या नुमान अली फिर उस पिच पे आउट नहीं कर सकते थे?
नुमान अली को खिलाते ना फिर, मगर लेकिन अगर साजिद खान होते तो साजिद खान एब्सोल्युटली 11 क्या हिस्सा होते दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन 11 में आने के लिए इमरान साहब 15 में आना पड़ता है ना पहले। मैं भी यही कह रहा हूँ कि 15 में रखना चाहिए था सर। खैर ये मतलब दूसरी बात यह है कि अगर कोई लेफ्ट आर्म बैट्समैन है तो क्या ये मतलब तय है कि उसको सिर्फ एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर ही आउट कर सकता है? आगे चलते हैं, अगला सवाल। नहीं मतलब आप बताएं ना, लोग सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, अब इस बात में से कुछ पानी में बदानी मारने से कुछ नहीं निकलता। नहीं मैं तो नहीं मार रहा भाईजान, आपने शुरू की, मैं तो अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूँ। अच्छा जीशान राणा साहब भी इसमें अपनी राय देना चाह रहे हैं। जीशान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब देखिए, वी नीड टू लुक फॉरवर्ड। अब हमारे पास सीरीज एट हैंड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, दैट इज इन पाकिस्तान। व्हाटएवर हैज हैपेंड इन साउथ अफ्रीका, इट इज अ पार्ट ऑफ द पास्ट। आई बिलीव कि अगर फर्स्ट टेस्ट मैच में वी हैड यूज्ड नुमान अली इन द फर्स्ट टेस्ट, तो जब 56 रन पड़े तो 2 विकेट सही थे, 53 रन, तो वी कुड हैव मेड इट। हमारे लिए बड़ा ईजी था, राइट होता है, लेफ्ट हैंड बैटर होता, आई एम श्योर एक आधा बैटर को काम करता है। बात यह है कि जब अब्दुल कादिर बॉलिंग करते थे या शैन वॉर्न, वो सिर्फ राइट आर्म बैट्समैनों को वो बॉलिंग करते थे। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड। मुरलीधरन सिर्फ लेफ्ट आर्म को बॉलिंग करता था। यही तो आपका स्किल आता है। सकलैन मुश्ताक ने सिर्फ लेफ्ट आर्म को बॉलिंग की है। यही तो आपका स्किल आता है। आई थिंक सकलैन ने सबसे सकलैन मुश्ताक ने वो चेन्नई के टेस्ट में तेंदुलकर को 137 पे आउट किया तो तेंदुलकर खब्बे हाथ से बैटिंग कर रहा था, बहुत ज्यादा राइट हैंड से बैटिंग करता था सचिन। सो आई अंडरस्टैंड। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे तो आपके पास इफ यू आर एन ऑफ ब्रेक बॉलर, आपका स्लाइडर स्केटर और आपका जो ड्रिफ्टर होता है उससे आप ज़्यादा आप ट्रिकी अगले बंदे को अपनी उस बॉल से करते हैं जो कि आपसे एसोसिएट नहीं होती। जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, आई अंडरस्टैंड वो इमरान साहब डैनियल विटोरी पे ले गए थे, वो भी अपनी होम कंडीशंस में खेलता था ना, तो उसके लिए अपनी होम कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी, उसको पता था ही न्यू द कंडीशंस एंड पिचेस। लेकिन इस लेवल पे जाके बी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मेरा नहीं ख्याल कितना फर्क पड़ता है। स्यापे डाले हैं इन्होंने ये दौरे जदीद के लोगों ने, ओ मैचअप बना लो, वो खब्बा है उसके सामने ना लगाओ, वो ये है, वो 14 ओवरों में आएगा, वो ये करेगा, वो यही बात होनी चाहिए आपकी। यही बात में बैटर्स के बारे में इकबाल कासिम साहब सिर्फ सज्जे बल बैट्समैनों को बॉलिंग करते हैं। तभी तो इकबाल कासिम बने, उन्होंने दोनों को आउट किया, बैटर्स को आउट किया। नुमान अली ने सिर्फ सज्जों को ही आउट किया, खब्बों को नहीं किया अपने करियर में पूरे। नुमान अली तो स्पिनर है, आमिर सोहेल ने खब्बों को आउट नहीं करता रहा। अच्छा पॉइंट ये भी है कि नुमान सलाहियत से भरपूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अब ये मर्जी कप्तान की, फिर आकिब जावेद साहब का मशवरा उनको नहीं मुनासिब लगा कि उस वक्त उनको महसूस हुआ कि शायद जो कंडीशन है इसमें सलमान अली आगा ही कर लेगा, लाइक वो ना, हमें मजीद इसके अंदर तब्दीली शायद नहीं करनी चाहिए। नुमान अगर होते, किस पॉइंट पे जाके हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर नुमान को होना चाहिए था और हमने शामिल नहीं किया? एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है ना, उसको आप एक मैं पार्ट टाइम इसलिए कह रहा हूँ, टेस्ट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, राणा साहब मेरी बात सुने, बताइए पाकिस्तान को कितने रन चाहिए थे जब 8 आउट हुए थे? पॉइंट पे आए ना, मतलब जो पॉइंट है वो क्या है? 53 रन चाहिए थे जब न्यूज़। तो टेल को आउट करना स्पिनर्स का काम होता है, फास्ट बॉलर्स का काम होता है। सर टेल तो फास्ट बॉलर खत्म करती है, दे ऑलवेज फिनिश द फास्ट बॉलर। तो सक्सेसफुल कौन नहीं हुआ? फास्ट बॉलर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम क्यों पीट रहे हैं स्पिनर को? भाईजान उसूली तौर पर जो नाकामी हुई है वो पाकिस्तान की पेस की नाकामी हुई है। फर्स्ट टाइम हुई हाफिज साहब, यही मसला है ना। जब हम उस जगह के ऊपर बहस मुबाहिसा शुरू करते हैं कि जो असल में इशू नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की पेस नहीं है 150 नहीं है, जो 150 आपकी 145 प्लस पेस नहीं होगी, आप बाउंसर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आपका बाउंसर खत्म होगा तो वो बाउंसर वो बॉल है जो आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, ना सिर्फ जो बैटिंग कर रहा है उसको, बल्कि जो पवेलियन में बैठा हुआ है उनके भी टांगे कांपने लगनी है, उनको भी मुसीबत पड़ती है, यार इतना तेज, ये तो बॉडी, ये तो लग सकता है, बॉल है ना ये, मतलब हर जगह पर सिफारिशें चलती हैं। तो मीरा आपको पता है कि क्यों नहीं टीम में, क्यों नहीं अपने पसंद के बंदे जो नहीं खेलना था खिलाते, क्यों नहीं खिलाते? कोई बॉल लगने का खतरा होता है। अगर ये पता हो ना कि बॉल लगने से कुछ तो तकलीफ नहीं होनी, तो वो डाल देंगे, यार चलो कोई नहीं, वो भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है। वो पता है कि भाईजान अगर एक इधर लग गया तो आपकी जिंदगी खतरे में है। सो पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हो रही है। रीसेंट पास में हमारी फास्ट बॉलिंग ने कुछ अच्छा किया जिस वजह से हमें वाइट बॉल में कामयाबियां मिली। जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, जब आपके फास्ट बॉलर के पास बाउंसर नहीं होगा, जब आप ऑड बॉल के साथ जाएंगे, पुराना गेंद हो जाएगा, आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, तो आपने दो बड़ी चीज़ें, ना आप स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं रिवर्स के साथ, आप क्लीन बोल्ड का ऑप्शन आपका निकल गया, आपका लेग बिफोर का ऑप्शन निकल गया, ठीक है, और अगर आप आगे बॉल कर रहे हैं निक का ऑप्शन आपका निकल गया जब आप बाउंसर कर रहे हैं,
और बाउंसर करके आप बैट्समैनों को उनके जहन में दूसरा ख्याल पैदा कर रहे हैं, उनको बैकफुट पर कर रहे हैं, तो 2, 3, 4 आउट करने की जो ऑप्शंस हैं वो आप ज़ाया कर देते हैं। तो आप 48, 99 पे, 98 पे जब आपके 8 आउट थे, आप स्पिनर को पकड़ रहे हैं। दुनिया का कोई कप्तान बनाए कि 8 विकेटों के बाद वो स्पिनर को ढूंढ रहा हो, वो फास्ट बॉलर को पकड़ता हो, भाई लाओ एक ओवर में दोनों आउट कर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए बॉलर जो है ना किस बात पे प्ले करता है, वो खेलता है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी पे। हाँ जी, अगर फास्ट बॉलर हैं ये स्पिनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फास्ट बॉलर्स, आपको इस कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी तब आता है जब बैटर को ये पता हो कि अगर पीछे गेंद कर दिया तो इट विल बी, वो भी मुसीबत है और आगे से टखने उड़ेंगे। मैं कल सुबह के टाइम पे ना अर्ली इन द मॉर्निंग में ग्रेट वकार यूनुस का 96 का स्पेल देख रहा था ओवल का। स्पीड गन गलत शो करी थी, बट ग्रैम हिक का बैट बाद में नीचे आता था, बॉल पहले गुजर जाया करता था। उसके 93-4 के जब साउथ अफ्रीका गया था 93-4 में, वो बैट्समैन लेट हो गए होते थे, जब बॉल आगे से उसके स्टंप्स को उड़ा जाता था, लेट हो गए होते थे ना। अब बात ये कि अगर आप इन तमाम ग्रेट बॉलर्स के ना लास्ट 2 years ऑफ द करियर्स का रनअप देखें और आपने करंट फास्ट बॉलर्स की पीक ऑफ द यूथ पे रनअप की स्पीड देखें, रिदम देखें, आपको स्टार्क डिफरेंस तब भी नजर आएगा। बिल्कुल, मैं जो हील्स टच बैक ना जब आप रनअप पे होते हैं, गैलप कर रहे होते हैं, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, क्रिकेट चेंज होगी, सब कुछ चेंज हो गया, दुनिया क्रिकेट में भी तो अभी ऐसे बॉलर्स हैं ना। और 7-8 साल से आपके फास्ट बॉलिंग कोच कौन है? बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है, जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी है, जिन्होंने करना है। कैप्टन इज एज गुड एज द रिसोर्सेज आप उसको टीम में देंगे। ओ सर, ये कोच तो आता है बाद में, जो तबाह करके गया उसका नाम साबिक वजीर आजम है, जिसने असल सत्यानाश किया है। जो जहाँ से चीज़ शुरू होती है ना, प्रॉब्लम वहाँ पे है। जब आपने एक सिस्टम को उखाड़ा, आपने उसको तबाह किया, उसकी जगह पर एक नाकाम सिस्टम को खड़ा किया, तो ये इंसान है, ये बर्तन नहीं है जो आप बना के एक जगह से उठाएंगे, कोई बंदा भी इस बोर्ड में ऐसा नहीं था जो ऑलरेडी लगे हैं, अभी तक लगे आ रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने जाके कहा हो चेयरमैन को भी तब के कि जनाब आप पेटर्न चीफ को कह के थे जनाब ये दिस इज नॉट राइट कि अपनी जॉब जितनी सिक्योर। आप मेरी एक और बात सुने, आपको पता है राना साहब, ये सिर्फ क्रिकेट की तबाही नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी क्रिकेट की तारीख में, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना है मीरा, जब से, ठीक है, उतना पोलिटिसाइज नहीं हुआ जितना 2018 से 21 के दौरान हुआ है। जितनी सियासत सिफारिश उस दौर में आई है ना, उससे पिछले 30 वर्षों में नहीं आई होगी। बिल्कुल सही बात। सेंट्रलाइज की चीजें, ठीक है, अपने मनपसंद लोगों को ओबलाइज किया गया, अकोमोडेट किया गया, एक रास्ता खोला गया। वो फोन, वो बंदा बाद चो आंदा है, फोन होता पहले आ जाता है, तो एक कल्चर बन गया ना। तो जो तबाह करके गए हैं पाकिस्तान को, वो ये लोग हैं। कोच को सही होने में कितना टाइम लगेगा? माय क्वेश्चन इज, देखिए वो हो गया ना तबाही, अब आपको ठीक करने में भी कुछ वक्त लगेगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि सलाहियत का और काबिलियत का बोलबाला नहीं होता, यहाँ पे साहब के फ़ोन का बोलबाला होता है। ठीक है, साहब का फ़ोन आएगा, हाफिज़ साहब जोन में अपने सही वाला तो काम चल जाएगा। तो ये तबाही जो है ना, असल में हम लोगों का टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं रहना। श्योर, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको दुरुस्त बात का पता है तो आपको दुरुस्त बात लोगों तक कम्युनिकेट करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इधर उधर उलझते रहेंगे, ऐसा सिस्टम स्ट्रक्चर खड़ा करना। कारदार ने क्या किया था? स्ट्रक्चर खड़ा किया था ना, स्ट्रक्चर खड़ा किया था। बाबा कौम ने क्या किया? पाकिस्तान बनाया ना। तो पाकिस्तान ना होता तो क्या होता? कुछ भी ना होता है, ना होता ना। फिर 1935 में एक बाबा जी सुल्तान साहब थे, उनसे मैंने ऐसे कई साल पहले पूछा, उनके शनाख्ती कार्ड पे 1935 तारीख की पैदाइश लिखी हुई थी। मतलब मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कि पाकिस्तान क्या है, तो फिर लोगों को पता चले। स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसके ऊपर लोग काम करेंगे। स्ट्रक्चर नहीं होगा, रोते रहेंगे, वो फलाना आ गया, वो फलाना आ गया, वो फलाना आ गया। अजहर महमूद कैसे आ गया? हम पर्सनैलिटी फिक्सेटेड लोग हैं, हम जो है ना शख्सियत के ऊपर बेस करने लोग हैं। अगर एज कादार साहब ने एक प्रोसेस बनाया था तो लुक एट हिज पर्सनैलिटी, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे। या नूर खान साहब थे, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे। ये वो लोग हैं जो इन पर्सनैलिटी बेसिस पे ना जब तक वो रहे तो स्ट्रक्चर सही रहे। उसके बाद अगर आप प्रोसेस को फॉलो करें, मैं हमेशा जो कहता हूँ पॉलिसी को फॉलो करें, तो एक टाइम आता है कि आप चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पॉलिसी प्रोसेस टेक केयर ऑफ द इंटायर सिस्टम एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो हमने अभी तक नहीं बिल्ड किया। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी कोई ग्रेट बंदा आ जाए और क्रिकेट का सोच ले और कर ले, ये वही फास्ट बॉलर हैं जो उस टाइम पर भी खेल रहे थे, उससे पहले भी। इनको 5-6 साल हो चुके हैं, ये क्यों नीचे चले गए? मैं बात करूँ नई खेप तो नहीं है, बहुत ज़रूरी खेप। पूछो ना रमीज राजा सर, सवाल सर करो फोन आप कि आपका एक बंदा अनफिट हुआ है, आपने उसको क्यों प्रॉपर रिहैब के बगैर खिलाया? जब आपको 150 का बॉलर मिल गया, चले हारिस रऊफ, किसी को बैठ के काम करना है ना।
किसी को बैठ के काम करना है। 150 का बॉलर आपको मिल गया तो आपका दिमाग ऊपर से नहीं चलता, आप कहेंगे भाईजान इसको करें साइड पे, इसको कितने पैसे मिलते हैं पूरे साल में? वो कहेंगे सर 5 करोड़ रुपये, इसको कोई 8 करोड़ रुपये, हम 10 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये दे दें, इसको कहें ये क्रिकेट हमारी खेलेगा, इसने पैसे के लिए लीग खेलनी है ना, कितने पैसे इसको लीग से मिलते हैं? वो कहेंगे जी इसको 15 करोड़ रुपये सालाना मिलता है, उसको कहे हम इसको 20 करोड़ देते हैं, ये पाकिस्तान के लिए खेलेगा, तो क्यों नहीं खेलेगा? क्यों नहीं खेलेगा? मुझे तो वो जिन साहब का अभी जिक्र किया है ना, उनके दौर में जो लोग आए ना, उन्होंने खिलाड़ियों के पैसे या दूसरे लोगों के पैसे क्यों बढ़ाए? भला क्यों बढ़ाए? क्योंकि उन्होंने अपने 3 मिलियन जस्टिफाई करने थे। हाँ। कि मैं 3 मिलियन ले आ रहे हैं तो मैं इन्हें किस तरह जस्टिफाई करांगा जब लोगों को नहीं मिलेंगे? अच्छा, ये एहसास भी होता था, अब तो ये एहसास भी नहीं रहा, खत्म हो गया। और 50-50 लाख इनको जो दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी वर्कड अप काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। सही है राणा साहब, चलो तुसी दोस्तों सर रिलेटेड टू दिस, तो आपने बताया 1985 में इमरान खान साहब ने लिखा था, अगर कोई लोगों ने अखबार पढ़े हो ना, जी जी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का। वो आपकी बात नहीं हो रही मेरे, एक्चुअली डिपार्टमेंट वी हैड हार्डली बीन इनटू आवर स्कूल्स एज वेल, हम भी इतने बड़े नहीं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का निज़ाम फरसूदा है। 1985 कितने साल गुजर गए उसको? 40 साल। मेरा क्वेश्चन है इस पर, 85 के बाद किस किस का डेब्यू हुआ? 85 में वसीम अकरम का, हाँ जी, वकार यूनुस, पाकिस्तान की क्रीम, ऑल द ग्रेट, पाकिस्तान की क्रीम उसके बाद है सईद अनवर, आमिर सुहेल। मैं ये मानता नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, कभी भी अभी मुझसे कोई बात करते हैं आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, मैं कहता हूँ इट्स अ रोबस्ट स्ट्रक्चर। राणा साहब नहीं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर का नहीं है, स्ट्रक्चर इज देयर, यस, सिस्टम का प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर तो वो है जो आपके पास मौजूद है, अब उसको किसी स्ट्रक्चर को सिस्टम ने चलाना है। हाँ। तो आपका सिस्टम ही इतना प्लूट हो चुका है कि आप तो उसको कहते हैं कि ये जो चीज़ें आपके सामने है ना, जी जी, ये शाहीन आ गए, ये हारिस आ गए, ये नसीम आ गए, और किसी को पूछे तो सही जाके किस तरह आ गए? वो पाकिस्तान में पागल लोग होते थे, वो सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में, मुल्क के तूलो अर्ज में जूनियर क्रिकेट के वो ट्रायल्स के लिए कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। लोगों के घरों से बच्चों के बड़े भाइयों से इजाजतें ले लेके बच्चों को लेके जाते हैं। सऊद खान साहब, व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ हिम, मतलब जस्ट वन गाय। फिर मुझे बताएं कि आप ये लाहौर की बात, लाहौर की बात हो रही है अभी, ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिजवी साहब विहाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे में, 15-20 लड़के, वकास लुद्दा, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद इरफान, मैं आपको ये बड़े नाम बता रहा हूँ, लुद्दा इतने लोगों ने सुना हुआ, बट आई हैव सीन, आई हैव प्लेड विद देम, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 लड़के वो हैं। जुल्फकार बाबर था एक लड़का, हाँ जी, वो इतने सारे लड़के थे कि जिनमें इन सब लड़कों के नाम। राणा साहब ये जो पार्टी है ना, जिसका मीरा भी इन्होंने जिक्र किया है, बेसिकली जो लोग मुफक्कर होते हैं ना, जो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये फलां जगह से 3 एक जैसे क्रिकेटर आ गए हैं, क्यों आ गए हैं? वो ये एंड तक काम करो। अब ये जो पट्टी है जिसका आपने जिक्र किया है, ये विहाड़ी, रिनाला, साहिवाल, गोगो मंडी, खानेवाल, मुल्तान, इस पे निकल जाए ना जी जी, तो बुनियादी तौर पे तो ये रिसर्च पेपर होना चाहिए। वाई वकार यूनुस, वाई जाहिद, क्यों इरफान, क्यों शबीर, क्यों इंजमाम, क्यों इलाही बरादर, खानेवाल, शबीर, ठीक है, क्यों? ये पट्टी देखें ना, उसमें से निकला। और इन सब के स्ट्रक्चर देख लें, इन सब के फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, अब्दुर्रऊफ भी वहीं से, इन सब के फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, इरफान भी वहीं से, ठीक है। और लुद्दे के भी हाथ जो है ना, आपके 3 हाथ बनाएंगे तो वकास का 1 हाथ बनेंगे। एनजी है सर, उसी तनाल खेड़े हो। तो ये जो एक रिसर्च पेपर है, जो लोग दुनिया में जो कौमें तरक्की करती हैं वो R&D पे करते हैं, और उस पर करती हैं कि उन्होंने देखा है कि यहाँ पर जिस आपने हीरे की कानकुनी होती है ना, ये एग्जैक्टली पेपर बनता है यार, यहाँ इस जगह पे बंदे बॉलर अच्छे हैं, यहाँ बैटर अच्छे होंगे, यहाँ एथलेटिक फील्डर्स हैं, वॉट एवर, आई डोंट नो। लेकिन इसमें सारी बात ये जरूर है कि पाकिस्तान में जो है ना, कम से कम सलमान मेहदी साहब वहाँ से, हाँ सलमान मेहदी, सारियां गल्लां तुसी सलमान मेहदी फ्रॉम देयर, हाँ वो MP है वहाँ से बेसिकली, वो भी क्रिकेट खेला, अभी भी खेलता है, अभी भी खेलता है, वी प्ले एवरी वीकेंड। अच्छा, उसे शान राणा साहब हर हफ्ते महीने में 4 मरतबा वहाँ जाते हैं, फ़ोन करते हैं, हाँ जी, वही हवा लगती थी। पीपल, प्रोसेस, स्ट्रेटजी, ये बड़ी सिंपल 3 चीज़ें हैं। पीपल पहले बंदे, फिर प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी उसके बाद बनती है। ये 3 चीज़ें हम कहते हैं, गोरे की ज़बान में कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेना तो दुनिया में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। हाँ, आपकी बीटी और एक राइज रुक सकती है, आप लेकिन स्टडीली आप ऊपर जाते हैं। तो जो इसको फॉलो नहीं करते, स्पोर्ट्स में, किसी भी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ में, वो कभी आगे नहीं जाते। मेरा एक छोटा सा सवाल था, मैंने कहा आते सोच रहा था, आई सॉ वकार भाई इंटरव्यू में ना इन ILT T20, वो कोई अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैं वंडर कर रहा था कि वो अभी भी मेंटोर हैं।
Is he still the mentor? mentors have changed and I think he is still the mentor. तो सर वो एज ए मेंटोर कैन ही गो ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਜਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पूरा एक्सेंट भी हाफिज साहब में ना वही का आया हुआ है इस टाइम ਇਹ काम ही वहीं से शुरू हुआ है मोड़ाखो ना ही कहने मोड़ाखो ना देखें मोड़ाख लेने अच्छा एक क्वेश्चन मेरा भी है जिस तरह से बात हो रही है अभी सिस्टम को मैनेज करने की सिखाने की और सलाहियत निखारने की अगर हम एग्जांपल लें शादाब की शादाब का तो बड़ा क्लोज रिलेशन है सकलैन मुश्ताक साहब से मैडम मेरी बात सुने ये अब हुआ हाँ ठीक है इससे पहले ये तो पाकिस्तान के जितने भी कोचेज हैं ना बड़े बड़े हाँ। जिनके नाम आप ले रही हैं ये सारे के सारे कोचेज के पास जब खिलाड़ी गए हैं ना तो वो ख़राब हुए हैं एग्जैक्टली ठीक नहीं हुए अब मुझे जो आपने जिक्र किया ना क्यों मतलब ये तो वो लोग उनसे पूछे ना उनके साथ तो सेल्फियाँ बनाते हैं वो आप बहुत अच्छा खेल रहे हो सवाल पूछना चाहिए ना उनसे सर आप 5 साल से सिस्टम में हैं क्या किया आपने क्या किया व्हाट हैव यू डन सवाल तो ये होना चाहिए वो नहीं आगे सर एक सर तो ये ऐसे ही चलता है ना फिर देखिए शादाब सवाल ये पैदा होता है कि 2015 में मिच स्टार्क जो आपका सवाल है वो मैं समझ गया हाँ। ठीक है 2015 में मिच स्टार्क पहले ओवर में न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप का फाइनल हरा देता है लोग उसके बाद मैच प्रोसेस हुआ है मैच खत्म हो गया था ब्रैंडन मैकलम के आउट होने के बाद पहले ओवर में क्यों जी राणा साहब ऐसे ही 2025 में वही मिच स्टार्क जायसवाल को भी पहले ओवर में आउट कर देता है पहले या दूसरे सेम पेस उसी तरीके से ठीक है 10 साल में मिच स्टार्क उतार चढ़ाव आते हैं क्या वो अपनी पोटेंशियल पर है या नहीं है फास्ट बॉलर है बिल्कुल है 2017 में इनका डेब्यू होता है शादाब खान का वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं वो युवराज को आउट करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और लें इसका रिव्यू ये इसकी टांग अंदर है बिल्कुल बॉल वहीं पे है बिल्कुल एग्जैक्टली वो शादाब 2025 में जब हम देखते हैं वो नज़र ही नहीं आ रहा तो किन जब वो 17 में खेला किसी कोच के पास नहीं था सिवाय इसके के उसके जो डेवलपमेंट के लोग हैं एनसीए के ठीक है जब वो सिस्टम में आता है स्ट्रक्चर उसको ले आया सिस्टम में आया ख़त्म हो गया उसको तो उसके बाद बेहतर होना चाहिए था उसकी वजह और पाकिस्तान में कोचेस भला कैसे हैं उसके साथ वो यार की मसला है वो यार नहीं ना ग्रोइन ठीक नहीं है वो तो तुसी उन्होंने बंदा पूछे फील्डिंग उन्होंने पॉइंट तक करांदे जी तो कहते हैं ग्रोइन ठीक नहीं आप मुझे बताएं अब उस कोचिंग स्टाफ को आप क्या कहेंगे जब उसने ग्रोइन पे जाना है ना पॉइंट पे खड़े होना है तो उसकी फील्डिंग क्या है उसने इधर वो टांगे उसकी यूं होनी है तो कहाँ पे ग्रोइन बचेगी सही बात है बहुत टेक्निकल तो ये कोचेस जो हैं उनका ये काम नहीं होता कि वो बड़े खिलाड़ी के नाल लग गए तो वो बात ठीक होता है तो सो ये जो वो उनके साथ जो ताल्लुक़ है अल्लाह ताला उनको खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमाए अल्लाह ताला उनकी अहलिया को सकी भाई की बेटी को अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ अता फरमाए उनकी ज़िंदगी में लेकिन जब आप प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं पेशावराना चीज़ों की बात करते हैं तो आपके सामने चीज़ें और तरीके से ऑपरेट होती हैं और आपको उसको वैसे ही करना चाहिए एक मिसाल है शादाब किसका नुकसान हुआ है अगर वो ग्रो नहीं किया पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान काफ़ी टाइटल्स हमें दिलाया है शादाब की फॉर्म ना लगने की वजह से इट इज़ नो कोई डाउट की बात नहीं इस बात में लेकिन सर देखिए मैं मानता हूँ जो कोचिंग और मेंटोरिंग है ना ये जो ग्रास रूट के लोग होते हैं ना अवलन तो ये होता है कि ग्रास रूट का बंदा जो डेडिकेटली काम करे वो मेंटोर शेंटोर का ज़रूरत ही नहीं है कभी ज़रूरत नहीं है सर ये एवी आपने हाफिज साहब किसकी मिसाल अक्सर आप बताते हैं जिन्होंने कहा था कि ये बस लोगों को ड्यूटी लगानी है बस जी तब कुछ बंदे को खुद भी कहना चाहिए देने के लिए 20 साल 25 साल 35 साल का आपका प्रोफेशनल करियर है अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ है कहीं सर नहीं है मेरा काम नहीं है किसी और को दें सर इस काम में मुझे ना द ग्रेट जावेद मियादाद बहुत पसंद है शुरू दिन से कैनेडा है वो कहते हैं क्रिकेट आज भी छक्के चौके की गेम है बेसिक्स की गेम है आपने भी अंबार लगाया मैं अभी आपको दिखाऊंगा इन्होंने जावेद मियादाद साहब की बात की है ना ये जो लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह के ऊपर इंटेंट की मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने 93-4 में विकेट छोड़ा है उसके यॉर्कर को पॉइंट के ऊपर से मार दिया साउथ अफ्रीका एलन डोनाल्ड जिसको सफेद बिजली कहा जाता था ठीक है वो जिस तरह वकार यूनुस पे बैट्समैन लेट होते थे उसी तरह से एलन डोनाल्ड के ऊपर भी लेट होते थे तो कौन सा रह गया मॉडर्न डे ठीक है इमरान खान साहब ने जो ये रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या ने ये पिछली सीरीज़ में शायद अगेंस्ट श्रीलंका या किसी के खिलाफ एक शॉट खेला था ठीक है वो खान साहब ने अर्ली 80s में खेला 83 में माइकल होल्डिंग
ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ये साइम अयूब के कई शॉट्स ऐसे होते हैं जो हम कह सकते हैं कि पास्ट में लोगों ने खेले, जिसको अब जाकर एक वायरल हो जाती है। हमने ये शॉट्स कॉइन किए हैं, वो हाफिज साहब बता रहे हैं कि दीज आर शॉट्स, ये मॉडर्न डे की जो दाल ले आते हैं ना कि मॉडर्न डे की चीज़ है, इट्स नॉट मॉडर्न डे। महेंद्र सिंह धोनी की आप शॉट्स देख लें हाफिज साहब, क्या उसका कोई बन सका है मुकाबला आज तक? लोग होते हैं ये आप खुद को नहीं उससे पूछ लें, अलग अलग नाम, ये जो वोकैबुलरीज है ना, मुझे ये नहीं समझ आता कि ये कौन, जिसको आपने 5 मिलियन देना है वो कहेगा मैंने ना उसको देख के अपने आप को ठीक करना है, खुदा अब दिमाग इस्तेमाल करें। एक बारी क्वेश्चन था, एक और यहाँ पर पॉइंट था इससे रिलेटेड है। अभी रज़ाक भाई, रज़ी भाई ले रहे हैं स्ट्राइक कोर, स्ट्राइक फोर्स ने बनाई हुई है। अब ऐसे वो ख्वाहिश साहब कल फंस गए, उसके बीच में रह गए, वो तो बात ही नहीं हुई। बात स्ट्राइक फोर्स जो है कल ही कंटिन्यू हो सकती है। आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि स्ट्राइक फोर्स में हमने 30 लड़के लिए हैं, आपने अपनी कंसर्न टीम से राणा साहब उस तो बड़ा एक मसला है सर, बताएं। वो कल ख्वाजा साहब ने बताया, उन्होंने उसके ऊपर अपडेट करना था। वो सारे के सारे मिडिल ऑर्डर हैं, मिडिल ऑर्डर है। वो मैं के ओपनर बैट्समैन जो है, ये जो विल जैक्स, हमें हिट करने के लिए लड़के विल जैक्स है, वो कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। दायरा किसने लूटना है? ओपनर ने आके करना ना सर, हमें हिट करने के लिए। और फिर आपने उनको उनकी जॉब से मीरा हटाया, उनको इधर लगा दिया ड्यूरिंग द सीजन। और मुझे एक बात पता करनी है कि जब एक बैटर डोमेस्टिक में भी आता है, वी थिंक कि वो एक अकम्प्लिश प्लेयर है, यानी सिंगल भी एडविल ले सकता है, चौका भी छक्का भी एडविल मार सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं उनको चौका छक्का मारना नहीं आता, और जब दायरा खुला होगा आप उनको वो वाले बैटर्स को आप मुझे बताएं, खुशदिल शाह को भी उन्होंने डाला हुआ है जो हिट करेंगे। वेरी वेरी नाइस। खुशदिल शाह भी है, खुशदिल शाह। राणा साहब मेरा ख्याल है थोड़ा वक्फा उफा लेते हैं, इसको पेंडिंग करते हैं, कल तक इसको जो है वो हम कल के लिए इसको मुलतवी करते हैं। नहीं, मुलतवी कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इजलास मुलतवी किया जाता है। सर प्लीज इजलास मुलतवी, अभी क्या 5 बज गए? हाँ, इजलास हो गया पूरा, नदी का इजलास पूरा। राणा साहब जो है ना, इनको हम कल अपने साथ कॉल पर लेंगे, क्योंकि यही डिस्कशन जो है इसको हम दोबारा से कंटिन्यू नहीं, ख्वाजा साहब को भी लेना है, उनसे ख्वाजा साहब को भी लेना है। उन्होंने आधी अधूरी बात करके हमें जो है वो पीठ दिखा दी है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान राणा साहब, एज ऑलवेज यू आर देयर फॉर अस। और इसी के साथ आप सब एंड कर दें प्रोग्राम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपसे इजाजत चाहते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और मीरब ज़ीशान आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल कैच यू टुमारो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।